गाइस, इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए थे कि मुझे इस वीडियो का पार्ट 2 लाना ही पड़ा। तो पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा 15 पैटर्न्स। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं 7 पैटर्न्स, जो कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, पहला पैटर्न है आई एम स्केप्टिकल अबाउट। इसका मतलब होता है मुझे शक है या मुझे पूरी तरह से भरोसा नहीं है। तो जब आपको किसी चीज़ पे डाउट होता है, आपको पूरा भरोसा नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको यूज़ कर लेना है आई एम स्केप्टिकल अबाउट। तो इसका यूज़ करके आप किस तरह से सेंटेंसेस को बनाएंगे। देखिए, आई एम स्केप्टिकल अबाउट के बाद दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो नाउन आ सकता है या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल्स दूंगी। पहले आप नाउन के साथ एग्जाम्पल्स को देखिए। मुझे उसकी ईमानदारी पर शक है। तो देखिए, मुझे उसकी ईमानदारी पर शक है, इसका क्या मतलब है कि मुझे उसकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा नहीं है, मतलब मैं डाउट में हूँ, उलझन में हूँ उसकी ईमानदारी को लेकर। तो यहाँ पे हम आई एम स्केप्टिकल अबाउट का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा आई एम स्केप्टिकल अबाउट हीज ऑनेस्टी। उसकी ईमानदारी पर शक है, हीज ऑनेस्टी। मुझे उसकी कहानी पर शक है या मुझे उसकी कहानी पर पूरा भरोसा नहीं है। तो मान लीजिए किसी ने आपको अपनी कहानी बताई और आपको उसकी बात पर या उसकी कहानी पर पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा है, आप डाउट में हैं कि शायद ये सच ना हो, तो वहाँ पे आप बोलेंगे आई एम स्केप्टिकल अबाउट हीज स्टोरी। इसी तरह से मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करने पर शक है। अब देखिए, ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग इन्वेस्टिंग को लेकर डरते हैं। उन्हें लगता है जो भी ऐप है, स्कीम है, जो भी प्लान है, कहीं वो रिस्की तो नहीं है, कहीं उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो उस केस में वो क्या है, स्केप्टिकल है। किस चीज़ को लेकर, इन्वेस्टिंग करने को लेकर। तो यहाँ पे आप बोलेंगे आई एम स्केप्टिकल अबाउट इन्वेस्टिंग माई मनी। अब देखिए, इन्वेस्ट करना ये क्या है, एक वर्ब है, यानी कि काम है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी वर्ब की बात करेंगे तो आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने इन्वेस्ट की आईएनजी फॉर्म इन्वेस्टिंग का यहाँ पे यूज़ किया है। इसी तरह से मुझे अजनबियों पर भरोसा करने में शक है। तो देखिए, भरोसा करना ये क्या है, एक वर्ब है, जिसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रस्ट। तो यहाँ पे हम ट्रस्ट की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो हम बोलेंगे आई एम स्केप्टिकल अबाउट ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर्स। अजनबियों मतलब स्ट्रेंजर्स। तो इस तरह से आई एम स्केप्टिकल अबाउट का यूज़ किया जाता है जब आप किसी चीज़ को लेकर डाउट में हो, उलझन में हो, आप पूरी तरह से उस चीज़ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम आई एम स्केप्टिकल अबाउट का यूज़ करते हैं। काफ़ी ईजी है। आई एम स्केप्टिकल अबाउट के बाद दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखिए, नेक्स्ट है आई एम लीनिंग टूवर्ड्स। इसका मतलब होता है मैं इस तरफ झुक रहा हूँ। तो देखिए, इसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब कोई चीज़ डिसाइड नहीं हुई है पर आपका मन उसी तरफ जा रहा है, मतलब आपका जो झुकाव है उसी तरफ है, आप उसी तरफ झुक रहे हैं। तो वहाँ पे हम आई एम लीनिंग टूवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, आई एम लीनिंग टूवर्ड्स के बाद दो चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पे भी या तो नाउन आ सकता है या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं उसकी तरफ झुक रहा हूँ। अब देखिए, मैं उसकी तरफ झुक रहा हूँ, इससे हमारा मतलब ये है कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरा मन उसी की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ पे आई एम लीनिंग टूवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा आई एम लीनिंग टूवर्ड्स हर। अगर वो लड़की है तो हर, और अगर वो लड़का है तो हिम। मेरा झुकाव इसी ऑप्शन की तरफ है, मतलब अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि मैं यही ऑप्शन चूज करूंगी, लेकिन मेरा जो मन है वो इसी ऑप्शन की तरफ जा रहा है, मेरा जो अट्रैक्शन है वो इसी ऑप्शन की तरफ है। तो हम बोलेंगे आई एम लीनिंग टूवर्ड्स दिस ऑप्शन। तो ये हो गए नाउन के एग्जाम्पल्स, जिसमें हम किसी व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं जब हमारा झुकाव किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ होता है। लेकिन अगर हमारा झुकाव किसी काम को करने की तरफ है, तो वहाँ पे हम उस काम की, यानी कि उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं ये कोर्स ज्वाइन करने का सोच रही हूँ। तो देखिए, मैंने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन जो मेरा झुकाव है वो इस कोर्स को ज्वाइन करने की तरफ है। तो यहाँ पे बोलेंगे आई एम लीनिंग टूवर्ड्स ज्वाइनिंग दिस कोर्स। इसी तरह से मेरा मन ऑफ़र एक्सेप्ट करने का है। तो मैंने अभी तक ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन जो मेरा झुकाव है वो इसी तरफ है कि मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करूं। तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे, आई एम लीनिंग टूवर्ड्स एक्सेप्टिंग द ऑफ़र। ओके, सो नेक्स्ट पैटर्न है
इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, इसका मतलब होता है बहुत समय हो गया है या काफ़ी समय हो गया है। इसके बाद देखिए आपको क्या इस्तेमाल करना है। इसके बाद आप सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, मतलब आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस के बाद आप सब्जेक्ट के साथ V2 लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखिए, तुम्हें मिले हुए बहुत समय हो गया है। ऐसे हम बोलते हैं ना कि तुम्हें मिले हुए या तुमसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत समय हो गया है। तो हम कैसे बोलेंगे, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट यू। अब देखिए इस सेंटेंस को ना बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई मीट यू। तो ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जो कि गलत है। आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस के बाद सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर ही यूज होगा, यानी कि सब्जेक्ट के साथ V2 लगाएंगे। जैसे मुझे घर गए हुए बहुत समय हो गया है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई वेंट होम। उसका मुझे कॉल किए हुए बहुत समय हो गया है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस शी कॉल्ड मी। उसे इस शहर को छोड़े हुए बहुत समय हो गया है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस ही लेफ्ट दिस सिटी। तो इस तरह से इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस के बाद सब्जेक्ट के साथ में V2 का इस्तेमाल करना है आपको, जब आपको बोलना है कि किसी काम को किए हुए काफ़ी समय हो गया है। जैसे मेरा तुम्हें देखे हुए काफ़ी समय हो गया है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सॉ यू। मेरा तुमसे बात किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी समय हो गया है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई टॉक टू यू। सो नेक्स्ट पैटर्न है इफ़ दैट्स द केस, मतलब अगर ऐसा है तो, या फिर अगर ऐसी बात है तो। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखिए, अगर ऐसा है तो प्लान कैंसिल कर देते हैं। इफ़ दैट्स द केस, अगर ऐसा है तो प्लान कैंसिल कर देते हैं, लेट्स कैंसिल द प्लान। अगर ऐसा है तो मैं खुद कर लूँगी। इफ़ दैट्स द केस आई विल डू इट माई सेल्फ। आई यहाँ पे क्या है, आई विल की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ठीक इसी तरह से अगर ऐसी बात है तो मैं बहस नहीं करूँगा। इफ़ दैट्स द केस आई वोंट आर्ग्यू। वोंट यहाँ पे क्या है, विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। देखिए सिंपली आप बोल सकते हैं इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट आर्ग्यू, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रहे हैं ना। तो इंग्लिश स्पीकिंग में अगर आपको फ्लुएंसी चाहिए, आप फ्लुएंट होना चाहते हैं, नेचुरल इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आई वोंट आर्ग्यू। तो ठीक इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि अगर ऐसी बात है या अगर ऐसा है तो मैं अकेली चली जाऊंगी, तो आप कैसे बोलेंगे, इफ़ दैट्स द केस आई विल गो अलोन। इफ़ दैट्स द केस, अगर ऐसी बात है मैं अकेली चली जाऊंगी, आई विल गो अलोन। अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न है इट्स नॉट वर्थ के साथ में वर्ब की ING फॉर्म। इसका मतलब होता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है या फिर ये चीज़ करने लायक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी और अब आपसे किसी ने पूछा कि ये चीज़ कैसी है, और आपने उन्हें कहा इट्स नॉट वर्थ बाइंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ खरीदने लायक नहीं है। मतलब आपने जो पैसे लगाकर इस चीज़ को खरीदा है, ये जो चीज़ आपने खरीदी है वो उन पैसों के लायक नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जब बोलना चाहते हैं कि कोई चीज़ ठीक नहीं है, खरीदने लायक नहीं है या इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो वहाँ पे हम इट्स नॉट वर्थ के साथ में वर्ब की ING फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नॉट वर्थ आर्गुइंग विथ हिम। ये मूवी देखने लायक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वॉचिंग दिस मूवी। इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। अब मान लीजिए आप कुछ खरीदना चाहते हैं, सपोज करिए कि आप कोई फ़ोन खरीदना चाहते हैं। अब किसी ने आपसे कहा कि इस फ़ोन पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना ठीक नहीं है, मतलब ये उस चीज़ के लायक नहीं है, तो वो आपको कैसे बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे इट्स नॉट वर्थ स्पेंडिंग सो मच मनी। अब उनको बोलना है कि इस फ़ोन पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना ठीक नहीं है, सही नहीं है, तो वो बोल सकते हैं इट्स नॉट वर्थ स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन दिस फ़ोन। तो जिस चीज़ के बारे में आप बोल रहे हैं उसे आप लास्ट में ऐड ऑन करेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पैटर्न है
आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब होता है मैं इस हालत में नहीं हूँ या फिर मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि ये काम कर पाऊँ। तो जिस भी काम को करने की स्थिति में आप नहीं हैं, उस काम की यानी कि उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू के बाद। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं अभी तुम्हारी मदद करने की हालत में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू हेल्प यू राइट नाउ। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू का मतलब हुआ कि मैं इस हालत में नहीं हूँ। कौन सी हालत? तुम्हारी मदद करने की हालत में नहीं हूँ। टू हेल्प यू राइट नाउ। ठीक इसी तरह से अगर आपको बोलना है कि मैं पैसे उधार देने की स्थिति में नहीं हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू लेंड मनी। मैं अभी कुछ भी तय करने की स्थिति में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू डिसाइड एनीथिंग राइट नाउ। तो ये एक अच्छा तरीका होता है किसी को मना करने का। देखिए, जब हम डायरेक्टली किसी को मना करते हैं कुछ करने से तो ऑकवर्ड लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो इसीलिए अगर आपको फॉर्मल तरीके से पोलाइट वे में किसी को मना करना है कि मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कुछ कर पाऊँ, कुछ कह पाऊँ या फिर आपको पैसे दे पाऊँ, तो वहाँ पे आप इस पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न है इट स्लिप्ड माई माइंड। इसका मतलब होता है मेरे दिमाग से निकल गया या फिर मैं भूल गई। तो जब कोई चीज़ एक्सीडेंटली आपके दिमाग से निकल जाती है, आपको याद नहीं रहती है, उस केस में आपको इस पैटर्न का यूज़ कर लेना है। जैसे माफ़ करना, ये मेरे दिमाग से निकल गया। सॉरी इट स्लिप्ड माई माइंड। माफ़ करना, सॉरी ये मेरे दिमाग से निकल गया। इट स्लिप्ड माई माइंड। तुम्हारा बर्थडे मेरे दिमाग से निकल गया या मुझे याद नहीं रहा। योर बर्थडे स्लिप्ड माई माइंड। देखिए, आप इट की जगह पे उस चीज़ का नाम लिखेंगे जो चीज़ आपके दिमाग से निकल गई। तो यहाँ पे हम तुम्हारे बर्थडे की बात कर रहे हैं कि तुम्हारा बर्थडे मेरे दिमाग से निकल गया, तो इसीलिए इट की जगह पे योर बर्थडे आएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा योर बर्थडे स्लिप्ड माई माइंड। ठीक इसी तरह से उसका नाम थोड़ी देर के लिए याद नहीं आया, मतलब उसका नाम थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग से निकल गया, मैं भूल गई। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हर नेम स्लिप्ड माई माइंड फॉर अ मोमेंट। सो गाइस, ये थे वो 7 पैटर्न्स जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको 15 पैटर्न्स बताए थे, तो उस क्लास में मुझे कमेंट आया था कि मैम आपने बहुत सारे पैटर्न्स एक साथ बता दिए, तो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस क्लास में आपको सिर्फ 7 पैटर्न्स ही बताए हैं, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। हर एक पैटर्न को मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।